वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। मुल्क में तमाम शादी हाल 10 बजे बंद हो जाए, मार्केटें जो है वो 8:30 बजे बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। पीडीएम की हुकूमत की बड़ी खबर से पहले मुस्लिम लीग नून की जमात की बड़ी खबर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जमात में सबसे बाइख्तियार बड़ा ओहदा दे दिया गया है। मरियम नवाज का बतौर पार्टी नायब सदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले ये ओहदा जमात के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास था, कि जो रियासत पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वजीर आजम रह चुके हैं। मरियम नवाज को चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा भी, चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा भी सौंपा गया है, जो पार्टी ज़राए के मुताबिक सबसे अहम तरीन नई नशिस्त है, नया ओहदा है। इससे पहले पार्टी में ओहदा कभी किसी को नहीं दिया गया। मरियम नवाज बारहा अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जमात में बदइंतजामी का शिकवा करती रही हैं। दौरान गुफ्तगू मीडिया पर भी जमात को रीऑर्गेनाइज करने की बात कर चुकी हैं। नाज़रीन, मुसद्दका इतलात हैं कि शहबाज ग्रुप में इस फैसले पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार है। एक थरथली मची है। सुलेमान शहबाज की सियासत में मुमकिन शमूलियत की खबरों के बाद ये फैसला हंगामी बुनियादों पर किया गया। मरियम नवाज बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर बाइख्तियार हो जाएंगी कि वो तमाम सीनियर मेंबरान की राय बालाए ताक रख कर भी अपनी मर्जी मंशा पर तमाम विंग्स में मेंबरान का चुनाव कर सकें। लीगल विंग हो, सोशल विंग हो, विमेन विंग हो, विच एवर विंग दैट इज, लोगों के इंटरव्यू कर सकेंगी, लोगों को अहम तैनातियां दे सकेंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने अपने दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अब मरियम नवाज साहिबा तमाम सतह पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पार्टी अमूर चलाने से मुतमईन नहीं थे। मियां नवाज शरीफ ने बारहा शहबाज शरीफ को पार्टी अमूर पर तवज्जो देने की हदायत भी जारी की थी, मगर वज़ारत उज़्मा की भारी जिम्मेदारियों के होते हुए उनकी पार्टी पर तवज्जो हट गई। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इस हवाले से मरियम साहिबा ने भी अपने वालिद को शिकवा किया था कि पार्टी के सीनियर लोग भी नज़रअंदाज कर बैठते हैं। उन्होंने मीडिया पर आकर भी दौरान गुफ्तगू बारहा ऑन द रिकॉर्ड जमात को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत का इजहार किया और फिर ये भी कहा कि वो तवज्जो जो जमात चाहती है वो उसको नहीं मिल रही। मरियम नवाज साहिबा को सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर अब मुकर्रर कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। ठोस ज़राए ये भी बता रहे हैं कि शहबाज ग्रुप में बहरहाल इस फैसले के हवाले से शॉक वेव्स ज़रूर गई हैं। मरियम नवाज साहिबा का अमली सियासत में सिर्फ 11 साल का तजर्बा है, मगर उनके मुकाबिल ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल जैसे तगड़े सियासतदान हैं कि जो 3 दहाइयों से जायद सियासत की खाक छान रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी 1990 से अमली सियासत में आए और 7 बार कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े हैं। ख्वाजा आसिफ 1991 से सियासत में हैं और 6 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक साहब 80 की दहाई से सियासत में हैं, 5 बार इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं और एहसन इकबाल साहब भी 1993 से अमली सियासत में हैं। उन्होंने भी 6 बार कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है। इसके मुकाबले में मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ी, मगर पार्टी के ये जुगादरी सियासतदान उनके मातहत होंगे। नाम निहाद जमहूरियत में ख़ानदानी सियासत बरे सग़ीर की इस धरती तक महदूद है। भारत में गांधी ख़ानदान का सियासत में सिक्का राइज है। पाकिस्तान में शरीफों, भुट्टों, जरदारी ख़ानदान, वली ख़ानदान तमाम तर लाइन लाइट में हैं। तख्त पंजाब पर भी कभी पूछा जाता है कि क्या ख्वाजगान, चौधरी या मलिक हुक्मरानी कर सकेंगे। ये फैसला आप बखूबी खुद कर सकते हैं। ये तवाज़ुन कब कायम होगा ये अल्लाह जाने ये कब होगा, लेकिन आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि इस हवाले से जमात के अंदर बहुत सी बेचैनी भी पाई जा रही है। अब से नहीं, काफ़ी देर से पाई जा रही है। एंड एज वी स्पीक ये जहन में रखिए कि हमजा शहबाज जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही हैं इन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम साहिबा हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र इनकी जमात में कहा जाता है। ज़्यादा अहम तरीन ओहदा है जिससे काफ़ी आईब्रोज रेज हुई हैं। नाज़रीन, हमने ख्वाजा साद रफीक साहब जिनका नाम बार बार एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तजवीज़ हो रहा था, लॉयल दूरअंदेश सियासतदान हैं अपनी जमात के, उनसे सवाल किया कि वो क्यों नहीं ऑपोजिशन लीडर चूज़ हुए जब वो खुद भी करना चाह रहे थे, नाम भी तजवीज़ हो रहा था। उन्होंने क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए।
ऐसा क्यों है कि सिर्फ शहबाज शरीफ ही बनेंगे ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में, पंजाब के अंदर सिर्फ हमजा बनेंगे और कोई नहीं? आप लोग क्या जेलें काट के आ जाते हैं, नजरियाती हैं, जिंदगी के 40-50 साल दे चुके हैं, कमी है फिर भी आप लोगों में कोई? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जवाब आपने सुना। आज की अहम तरीन खबर की जाने बढ़ते हैं। हुकूमत ने बैक वक्त 3 बड़े इकदामात लेने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, आज तवानाई बचत के हंगामी प्लान की मंजूरी और मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी गई है। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाने जा रही है। 3% तक फ्लड लेवी आयद करने का फैसला भी कर लिया गया है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी और इस तवानाई बचत मंसूबे से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की है कि तमाम दफातर में बरकी आलात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए। इस पॉलिसी से शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ सुहेल इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं और लास्ट बट नॉट लीस्ट साबित कयूम सुलेरी साहब, आप मेंबर रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाए दीजिएगा कि हुकूमत ये जो इकदाम ले रही है तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत, ये आपके नज़दीक कितने मौजू हैं एट दिस टाइम राइट नाउ? बिल्कुल मौजू नहीं है। ये तो मईशत को बंद कर रहे हैं, सारी मईशत बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और ज़राअत में जो हाल है इन सब चीज़ों के, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हुकूमत अपने अखराजात जारी रखना चाहती है। सिर्फ इस वक्त हुकूमत चल रही है। ये अभी आपने जो सियासत की बातें सुनी, यहाँ पर सिर्फ बांट इस बात की है कि कौन पावर में आएगा कौन नहीं आएगा। मईशत को इन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है और इस वक्त मईशत एक ऐसे, मैं कहूँगा एक ऐसे स्टेज पर पहुँच गई है कि पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रही है। आपकी रिजर्व इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में जिधर हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं आम आदमी के समझने के लिए, व्हाट वुड यू रादर हैव देम डू? लाइक ये ना करें तो क्या करें? काम नहीं है। देखिए मेहर, मैं बात सुन रहा हूँ, अभी तक हम इसी तकल्लुफ में बैठे हुए थे कि हम कभी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की पॉलिसीज़ को डिस्कस करें। इन सब ने मिलकर इस कौम को, इसकी मईशत को इस जगह पर पहुंचाया है। ये यहाँ पर न इनके पास ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, न इनकी जो एडवाइजरी काउंसिल्स हैं उसके अंदर कोई भी ऐसा आदमी हो, मैं एक शख्स का नाम नहीं ले सकता जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझता हो, जो स्टेबलाइजेशन को समझता हो। अभी आपको पता है कि अगर आप किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, वो ऑर्थोपीडिक के पास नहीं जाता, किसी डंगर डॉक्टर के पास नहीं जाता। हमारे जो यहाँ पर जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर तो बाकी रहे हैं, वो या कोई बैंकर होता है या कोई अकाउंटेंट होता है। ये अकाउंटिंग और बैंकिंग का काम नहीं है। मेहर, मैं बता रहा हूँ, ये मौका, अब ये जो लोग बातें करते हैं टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ यू हैव टू है, इसको आप पकड़ाएं मैक्रो प्रोफेशनल मैक्रो इकोनॉमिस्ट को। हम अपनी एक टीम बना रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए दीज आर शॉर्ट टर्म, इस वक्त शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स एंड लॉन्ग टर्म। मैं आपसे जरा सा स्पेसिफिकली पूछ लूं, जो इकदामात ये उठाने जा रहे हैं, जिधर मार्केटें बंद, शादी हॉल बंद, लोग घर से काम करें, पंखों का इस्तेमाल एफिशिएंट, LED बल्ब्स का, इनमें से कौन सा ऐसा कदम है व्हिच वाज एब्सोल्युटली अबसर्ड टू यू? बिल्कुल ऑल ऑफ देम आर अबसर्ड, ऑल ऑफ देम। देखिए आप सुने, अगर आपने मार्केट्स को बंद कर दिया तो जो खरीदो फरोख्त है वो खत्म हो जाएगी, तो जो फैक्ट्रियां हैं उनका माल कैसे बिकेगा? मगर डॉक्टर साहब, सुबह को 8 बजे उठ के ये खोलते क्यों नहीं है मार्केट? 11, 12, 2 बजे तो ये मार्केट खुलती है। आप और मैं नहीं करते, ये एक फ्री मार्केट है, लोग अपने वक्त पर करते हैं। आपके हुकूमत के जो लोग हैं, जो हुकूमत में काम करते हैं, 35.5 लाख लोग, ये अपने टाइम पर जाते हैं दफ्तरों में 9 बजे, कोई नहीं पहुंचता। लोग कैसे 8 बजे जाएंगे वो सौदा लेने के? ये देखें, दुनिया के जो तौर तरीके हैं उसको ये तब्दील नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं, ये हमें ये धोखा दे रहे हैं कि इन चीज़ों से कोई मुल्क को कोई फायदा होगा या मईशत को। ओके, सो भट्टी साहब, आप बड़ा एक्सटेंसिवली मईशत को कवर करते हैं। यू नो कि कैबिनेट में कौन सी अहम मीटिंग्स हुई हैं, कितनी अलार्म बेल्स अभी रिंग कर चुकी हैं इंटरनली।
सबसे ज्यादा खतरे की घंटी कब बजी है जो ये इस तरह हैम्पर करके बाहर आए हैं पिछले लास्ट एक हफ्ते में और अब ये फैसले? थैंक यू सो मच मेहर। मामला ये है कि हमारा जो मौशत है, जो उसके अंदर हमारे कई महीनों से, सालों से इतनी बड़े पैमाने पर ख़राबियाँ आई, उसके नतीजे में अब जो डॉक्टर साहब ने कुछ एक साइड की मंजर कशी की है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे, लेकिन दूसरी जानिब हमारे लिए इस मौशियत को सस्टेन करना पॉसिबल नहीं रहा। वजह क्या है? 20 दिसंबर को एक वफाकी kabina का इजलास हुआ, वहाँ पर तमाम रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ ने वहाँ पर डिस्कशन हुई। बताया गया कि करंट फिस्कल ईयर का जो इम्पोर्ट बिल है वो $27 बिलियन तक पहुँच गया है और हमारी मौशियत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी सूरत में। जो हमारी GDP ग्रोथ थी और फ्यूचर की 2035 की प्रोजेक्शन थी, एग्जैक्टली 12 अरब डॉलर की रेंज में हम मूव करते थे सालाना। इसके अंदर $18 बिलियन जो है इंपोर्ट बिल में वो एनर्जी सेक्टर का है, जिसके अंदर ये हमारा पावर सेक्टर है, सॉरी। अब उसको ये मेजर्स हैं, इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बहुत बड़ा डिजास्टर हो चुका है जो कि शायद ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ इतनी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी बनी, डॉलर के कदर में इजाफा हुआ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब प्राइसेस बढ़ी, पिछले 3-4 सालों के अंदर इतनी बद इंतजामी हुई 2 वजारतों के अंदर, पावर डिवीज़न में और पेट्रोलियम डिवीज़न में, जिसके नतीजे में पूरा सिस्टम हमारा जो था ना, जो एनर्जी सेक्टर का, वो कोलैप्स कर चुका है। तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया आपके 3 सालों के अंदर मिसमैनेजमेंट से, लेकिन इन्होंने आके क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर लगा दिया भट्टी साहब? अच्छा, सबसे बड़ा अलमिया ये है, पाकिस्तान को इस वक्त जो जिसे कहते हैं 2 वजारतों ने, पेट्रोलियम डिवीज़न और पावर ने हमारी चूल्हे हिरा के रख दिए। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो पेट्रोलियम है, उसका परमानेंट फेडरल मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इंचार्ज मिनिस्टर है, उनके पास टाइम नहीं। सब रोज मीटिंग्स कर रहे हैं, बट किस कैपेसिटी में? वो MNA है। मेरे लिए, हमारे लिए खुद शॉकिंग है। आज भी शाहिद खान अब्बासी ने 3 अहम तरीन इजलासों की सरबराही की है, ना वो कहीं दस्तखत करते हैं, ना कहीं उनके पास एग्जेक्टिव रोल है। स्टेट मिनिस्टर का बहुत लिमिटेड रोल है, वो अल्लाह के हवाले ये वजारत। उसके बाद पावर डिवीजन की बात कर लें, हुर्रम दस्तगीर साहब ने एक पूरा प्लान बनाया, वो इतना बड़े पैमाने के ऊपर इरेगुलरिटीज़ और करप्शन थी, उन्होंने रोकने की कोशिश की। सेक्रेटरी साहब जो पावर के हैं, राशिद लंगड़ियाल साहब, उन्होंने कहा ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, उनको प्राइम मिनिस्टर की बैकिंग हासिल है। वहाँ पे एक अलग फड्डा चल रहा है। आप सुनकर हैरान होंगी, जो असल मसला है ये अब दावों से, बातों से, तकरीरों से अब सिस्टम नहीं चलना, आपने अमल से कुछ करके दिखाना है। वो कुछ कर नहीं पा रहे। हमारी 10 पावर की कंपनीज हैं, किसी का एक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुस्तकिल नहीं है। पावर सेक्टर की एक कंपनी NTDC, जिसकी मालियत $10 अरब से ज़्यादा है, उसका पिछले 8 साल से मुस्तकिल CEO नहीं है। कभी कोई रिटायर्ड सर्विंग ब्यूरोक्रेट, कभी किसी को लगाया, कभी 3 माह, कभी 6 माह। एडहॉक के ऊपर चलने के नतीजे में मामला यहाँ तक पहुँचे कि अब ये आपसे चल नहीं पा रहे। उसके बाद रिसेंटली एक रिपोर्ट वहाँ पेश हुई प्राइम मिनिस्टर को आला सतह इजलास के दौरान कि 3.5 पौने 4 सालों में PTA दौर के अंदर अवाम के हमने अपने वोट बैंक इंटैक्ट किया, लोगों से वाहवाह हासिल की, हमने गैस टैरिफ को फ्रीज रखा आर्टिफिशली, जिसके नतीजे में हमारी 2 कंपनियां सुई नॉर्दर्न और सदर्न 750 अरब रुपए के नाकाबिले तलाफी नुकसान से 2-4 हैं, वो भी बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी हैं। वो बैंकों से कर्ज लेके चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब आएंगे, 1-2 मीटिंग करेंगे जहां पे उनको वो समझते हैं कि इसके अंदर मैंने अपना इनपुट देना है, और उसके बाद वो चले जाएंगे। तो ये आबिद सुलेरी साहब, ये किस तरह का तमाशा है? पेट्रोलियम का मिनिस्टर नहीं है, बाबुओं का मुकम्मल गिरफ्त है, इस्लाहात लाने के हम काबिल नहीं है, एक डेट ट्रैप के अलावा एक इनएफिशिएंट सिस्टम में हम ऐसा फंस गए हैं जिधर इंपोर्ट बिल्स की हमारे लिए अदायगी जो है उनको कटेल करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अभी सो एक ऐसी सूरत हाल में आपने सुना, सीनियर रिपोर्टर भट्टी साहब कहते हैं There was no option, करना था ये हुकूमत को यही छोटे मोटे शॉर्ट टर्म इकदामात, लेकिन डॉक्टर जुबैर साहब कह रहे हैं दिस इज एब्सोल्यूट रबिश, ना इसकी जरूरत है, ना इससे कोई फर्क पड़ेगा। आप एडवाइजरी काउंसिल में रहे हैं, व्हाट डू यू फील? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये देर आयद दुरुस्त आयद है। एवरी डॉलर सेव्ड इज एवरी डॉलर अर्नड। तो जो डॉलर हम बचा सकते हैं वो ऐसे ही है जैसा कि हम डॉलर कमा रहे हैं। और जैसा कि भट्टी साहब ने बताया कि इस वक्त एनर्जी की इंपोर्ट जो है ये एक लार्जेस्ट चंक है हमारे टोटल इंपोर्ट बिल का। ये बल्कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बांग्लादेश, जिसके पास हमसे 10 गुना ज़्यादा ज़खायर हैं उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, उन्होंने ये पिछले 6 महीने से पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है। आपको राशनलाइजेशन और राशनिंग इन दोनों पे जाना होगा।
पूरा साल जो पिछला था वो एनर्जी क्राइसिस में, उसको अगर आप एक सिंपल सेंटेंस में 2022 को एक्सप्लेन करना चाहें तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस का शिकार रही है उसमें, और उसमें हमारे लल्ले तलल्ले जो एनर्जी के थे उसको रोकने की ज़रूरत है। अगर आप कोविड में दुकान और बाजार जो है वो शाम 6 बजे बंद कर सकते थे, तो अब उसको बंद करने में क्या हर्ज है? यानी गर्मियों में तो ये उज़र होता है कि बहुत गर्मी है, बाजार जाया नहीं जा सकता। अब तो हम ऐसे मौसम में है जिसमें कि दिन के टाइम पे खुला मौसम है, आपको बाजार जाना चाहिए, जाके वहाँ पे अपनी शॉपिंग करें। जो हमारे बिजनेसमैन है वो टाइम पे खोलें। यानी पूरी दुनिया में अगर 5 बजे बंद हो जाती हैं मार्केट्स और उसके बावजूद वहाँ पे एक डिसिप्लिन में सिस्टम चलता है, तो हमारे यहाँ इसको चलाने में कोई उज़र नहीं होना चाहिए। और सेकंड, मैं इसको अगर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है इसको रिड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ज़ुबैर साहब की बात से भी मुत्तफिक हूँ कि ये एक इस वक्त सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो है, जो कि आप इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट एड है, फौरी तौर पे रिक्वायर्ड है। जो लॉन्ग टर्म मसाइल ज़ुबैर साहब और भट्टी साहब ने बयान किए हैं, जाहिर है कि उनको एड्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है। और बदकिस्मती से पावर सेक्टर जो है ये एक पॉलिटिकल एरिना बना रहा है। आप देखिए कि हर गवर्नमेंट जो है, हर पार्टी जब वो हुकूमत में होती है वो एनर्जी रिफॉर्म्स की बात करती है, जो ही वो अपोजिशन में जाती है वो सब्सिडीज़ जो है अगर ना दी जाए तो उनकी मुखालफत भी करना शुरू कर देती है। वो और भी बहुत सी चेंजेस जो है वो लाने को नहीं मानती। जब बात होती है कि अच्छा जी सूबों को जब उनका एनएफसी में शेयर दिया जाता है, वहाँ पे जो डिस्कोर्स के लॉसेज हैं वो साथ में कैलकुलेट करके शेयर दिया जाए, तो कोई भी सूबा उसमें किसी भी पार्टी की हुकूमत हो वो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये एक ऐसा जो दो हमारे पास हैं जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस, उनकी प्राइवेटाइजेशन करना और एनर्जी सर्कुलर डेट इसका खात्मा, ये दोनों ऐसे इशू हैं जिसपे कि पिछले 20 सालों से सिर्फ स्वाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं हुआ है। और कोई भी हुक्मरान जमात जब वो हुकूमत में होती है उस पर कोई खातिर खा इकदाम नहीं कर पाती अपनी अपोजिशन पार्टीज की वजह से, और जब रोल चेंज होते हैं तो दोबारा से वही खेल जो है वो शुरू हो जाता है। ये डॉक्टर साहब आप अग्री नहीं कर रहे इन बातों से? कैन आई गिव यू अ लिटिल कमेंट ऑन दिस? देखिए बात सुनिए, हुकूमत का काम है कि गवर्नेंस को बेहतर करना। इस वक्त हमारी पावर सेक्टर में 18-19% लॉसेस हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर चोरियां हैं, कुछ टेक्निकल लॉसेस हैं। हुकूमत का काम था कि इसको कम करते। यहाँ पर 20% की बात हो रही है। अगर आपने सारे मुल्क की बत्तियाँ बुझा देनी है और फिर कहना है कि अभी हमारे बिजली का बहरान नहीं है, ये आप कैसे कह सकती है जब आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं IPPs के साथ, या आप IPPs के साथ प्रोग्राम्स को आप उनके जो वो हैं एग्रीमेंट्स हैं उनको आप दोबारा रीनेगोशिएट करें। यहाँ पर तो बिल्कुल हर एक काम उल्टा है। इकोनॉमिक्स में डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज होती है। अभी आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की बात की, ये इस तरीके से कभी भी नहीं होता। जब हुकूमत की बजट का खसारा 8-9% GDP का हो, आपका करंट अकाउंट इतना ही रहेगा। ये उसकी ये वजह है। यहाँ पर आपकी जो बैंक्स हैं वो आपको बजट से 4 खरब ट्रिलियन रुपीस उनको सूद की मद में दे रहे हैं। ये डोमेस्टिक लोन्स की बात हो रही है, उसको डायरेक्ट मॉनेटरी कंट्रोल्स के जरिए उसको कम नहीं किया जा रहा। ये जो बातें कर रहे हैं ये तो इस तरह का कोई बैंड एड लगा रहे हो जो उल्टा लेजी सॉल्यूशंस एज यू से। दीज आर एब्सोल्युटली आर्केक। ये 1950s और 40s की बातें हो रही हैं। सारा दुनिया इन चीज़ों को तर्क कर चुका है। यहाँ पर मॉडर्न थिंकिंग है ही नहीं। ये तो इनके भाई यही सोच है कि जनाब बिजली बंद कर दो तो बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा। ये जो 62 अरब रुपए की बचत का जिक्र कर रही है। नहीं जनाब, ये बताइए 18% ऑफ द एंटायर एनर्जी प्रोडक्शन इज बीइंग स्टोलन एंड लॉस्ट। यस, उसके बारे में ये उसको ठीक करें। हमारी बिजली इसे कि जब आप बिजली बंद करेंगे ना, एब्सेंस ऑफ दैट वो ना करते हुए भी और ये भी ना करें, आपको बताया सर्कुलर डेट बलून कर रहे हैं ना। एंड ऑफ द डे अवाम ने पैसे देने। नथिंग टू डू विद दैट। सर्कुलर डेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। देखिए इससे पहले मिफ्ता ने, इन्हीं की हुकूमत ने, मिफ्ता वाज द सेम पर्सन, ये इन्हीं की हुकूमत का है, उसने कितनी एनर्जी प्राइसेस बढ़ाई। क्या हुआ? सिर्फ इन्फ्लेशन हुई, सर्कुलर डेट उसके बाद ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए कि जो गैप है वो क्वांटिटी में है। जब आप उसकी
पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा देंगे, वो भी और आगे बढ़ जाती है। ये यहाँ पर इक्वलाइजेशन इस तरीके से नहीं होती। यू हैव टू इम्प्रूव एफिशिएंसीज। जो मुफ्त की बिजलियाँ जो हुकूमत के इदारे खा रहे हैं, जो बाकी ये चोरियाँ हो रही हैं, डिस्कोज में जो हाल है, ये उसको एड्रेस करते हैं। डिस्कोज के जो CEOs हैं, इनको अपॉइंट तो फेडरल गवर्नमेंट करती है। देखिए ये तो आप मईशत को बंद कर रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब ये मईशत को बंद करने का जो पॉइंट है डॉक्टर साहब दूसरी दफा दे रहे हैं, डू यू थिंक कि ये इतनी बुरी तरह हमें धचका लगा के हॉल्ड डाउन कर देगा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए? एंड आई डू बिलीव इसके अंदर थोड़ी सी मॉडर्न तजावीज हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आर्केक है, नहीं है, ई बाइक्स का जिक्र हो रहा है, बात कर रहे हैं कि भाई आप ज्यादा एफिशिएंट पंखे इस्तेमाल करें, लॉट ऑफ मीम्स और इसके ऊपर अलग चीज है, तमाशा तो लग रहा है, मगर दीज आर गुड रिकमेंडेशंस बट टू लिटिल टू लेट एंड इकोनॉमिक मुकम्मल तौर पे फुल स्टॉप लग जाएगा डॉक्टर साहब के मुताबिक। IPPs का बताएं, IPPs को रीनेगोशिएट करें, इनको चाहिए वो। और जो लॉसेस हैं, देखिए नेपरा जो हमारे रेगुलेटर है उसने हर डिस्को को 15% लॉसेस अलाउ कर दिए हैं। जो बैनुल-अक़वामी ये बातें करते हैं, बैनुल-अक़वामी लॉसेस आर नॉट मोर देन 4-5%। यहाँ पर जो हाल है, आप सोचिए कि आपके बिल में तकरीबन 5वां हिस्सा जो है वो कोई और चोरी का बिल है, वो आपसे ले लिया। डॉक्टर साहब व्हाट वुड यू से आबिद सुलेरी साहब? और एक सॉरी वन लास्ट पॉइंट आबिद विद योर परमिशन वन लास्ट पॉइंट जी देखिए IPPs जस्ट सुलेरी साहब जस्ट वन सेकंड सॉरी जी देखिए IPPs का ये था कैपेसिटी पेमेंट थी कि हुकूमत ने उनको पैसे देने होंगे, चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, चाहे आप मार्केट बंद कर दे, उनको पैसे आपने देने होंगे, उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया नेपरा ने, और ये हमारी मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं किया, आपको चाहिए कवर करें उसको, कि अक्टूबर से इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट मीडिया ये कंज्यूमर को दे दी है। अब अगर मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए बिजनेस के लिए ट्रांसफार्मर लगाया है, तो चाहे मेरा बिजनेस चले या ना चले, इस मईशत के हालात में मुझे पूरा उसकी जो सैंक्शन लोड है उसके भाई देखिए ये हो रहा है, ये ऐसा जुल्म है कि जिस तरह के कोई कॉलोनियल मास्टर ने भी कभी ऐसा नहीं किया। इस पर तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और मीडिया हैज कंप्लीटली शट देयर आईज टू थिंग्स लाइक दिस। मुझे समझ नहीं आती कि आप क्यों इनकी जो अपॉइंटमेंट्स है सिर्फ उनको देख रहे हैं, उनको दफा करिए, हो या ना हो। ये जो इक़दामात ले रहे हैं उनके ऊपर आप जरा नजर डालें। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने ये मैयर्स लिए हैं, मैं उसको आसान अंदाज में समझाता हूँ। आपने अगर एक गाड़ी ली है, आपने उस पर बैठ के लाहौर जाना है और आपने रेंट पे करना है, अब आपके पास फ्यूल के पैसे नहीं है। मसला ये है कैपेसिटी पेमेंट पावर प्लांट की है 2 से 3 पे फी यूनिट, अब आपने वो देनी ही देनी है, पावर प्लांट चले या ना चले। उन पावर प्लांट्स को चलाने के लिए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट 3 रुपये और फ्यूल कॉस्ट है 40 रुपीज़। तो वो इतना एक्सपेंसिव फ्यूल है, आप वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। आज ICC की मीटिंग हो रही है, PSO के पास LNG इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, PSO के पास पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पे इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है। मामला ये है जहां पर बड़े स्ट्रक्चर चेंजेस करने की जरूरत थी, वो फिल वक्त अभी नहीं हो पा रही है अनफॉर्चुनेटली। मामला ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसी किसके हाथ में है। आप सुनकर हैरान होंगी, पेट्रोलियम हाउस के अंदर प्राइवेट रिफाइनरीज के, प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लोग परमानेंट उनके ऑफिसेज वहां पर बने हुए हैं, वो पॉलिसी तैयार करते हैं, वो ICC की समरीज तैयार करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वहां पे कस्टमर का, पब्लिक का, जो कौमी खजाने की प्रोटेक्शन होगी? नॉट एट ऑल। उसके बाद दूसरा मामला है हमारे गैस और पावर के शोबे के अंदर 2000 अरब से ज्यादा की चोरी, थेफ्ट, इनएफिशिएंसीज, लॉसेज है। उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैयर्स नहीं है। हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने लोग लगाएं, अगला इलेक्शन भर्तियां करें, लोगों को ठेके दिलवाएं, फैसिलिटेट करें, अकोमोडेट के आगे इलेक्शन लड़ने। 3.5 पौने 4 साल PTI ने यही किया और अभी तक भी मामला तो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। सब लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वजारत खजाना आएगी, वो हमें रेस्क्यू करेगी। अब एक फाइनेंस मिनिस्टर आपके एक्सटर्नल लेवल के ऊपर भी फाइट करे, आपके इंटरनल लेवल के ऊपर मिनिस्ट्रीज के मामला को सॉर्ट आउट करे, तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। पेट्रोलियम को, पावर को अपना रोल अदा करना होगा, जो कि रोल बदकिस्मत के साथ वो अदा कर नहीं रहे। तो साहब का कहना है कि ये मुईशत को स्टैंड स्टिल पे ले आएंगे इक़दामात। देखिए मेरा ख्याल है कि हम इसको बहस को ईदर आर की शक्ल में देख रहे हैं कि या ये कर ले या वो कर ले। ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें करना पड़ेंगी। इस वक्त आप जिस तरह की एक इकोनॉमिक इमरजेंसी से गुजर रहे हैं और जिस तरह का एनर्जी क्राइसिस है, उसमें ये बहस नहीं है कि जी दुकानें जल्दी बंद करें। नहीं, मगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैंड स्टिल पे इन चीजों की वजह से आ सकती है या नहीं? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस पे इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आती है। ये हमारा अपना तर्ज जिंदगी है कि हम इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। अगर
मुझे एक शॉपिंग रात को 10 बजे करनी है एज ए कंज्यूमर, और मुझे पता है कि सारी दुकानें 8:30 बजे बंद हो जाएंगी, तो जाहिर है कि मैं उस टाइम पे जाना शुरू कर दूंगा। यानी ये तो कंज्यूमर के आपको बिहेवियर को चेंज करना है, और ये सिर्फ इन्फोर्समेंट से और इम्प्लीमेंटेशन से बेहतर हो सकता है। अगर जब आपको पता होता है कि शादी हाल 10 बजे बंद होते हैं, तो क्या लोग पंक्चुअली वहां पे बाराती? ठीक है, नहीं, मगर डॉक्टर साहब आप बताइए कि सूबाई हुकूमतें शराकतदारी और इस कंसेंसस ना फॉर्म करने पे सरापा एहतजाज है, नॉट एक्सेप्टिंग दिस। ताजरान भी नहीं इसे एक्सेप्ट कर रहे, कॉमर्स की बॉडीज भी नहीं, चेंबर्स भी नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे, कि किस तरह इसको इंप्लीमेंट करेगी हुकूमत? कि प्राइवेटाइजेशन और ये जो एनर्जी है, इस पे हमेशा से सियासत होती चली आती है। इस पे हमें सियासत से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। यकीनन जो मैयर जो जिन अवामल की निशानदेही डॉक्टर ज़ुबैर साहब कर रहे हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बगैर ताख़ीर के एड्रेस होने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अंधाधुंध हमारे पास जितना थोड़ा सा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया है उसको हम एनर्जी में झोंकते चले जाएं, और उसके बाद पता चले कि आपके पास ऑलरेडी एलसीज जो है वो लोगों की डिफॉल्ट हो रही है, नहीं खुल रही, ये बाकी गिने चुने डॉलर्स भी इसमें निकल गए इंपोर्ट में, तो फिर क्या बनेगा? मगर सुलेरी साहब, आपको कोई इशारा मिल रहा है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस और मुश्किल फैसले करने हैं, जो बोर्ड ऑफ प्राइवेटाइजेशन हो, हेड्स हो आपके, उनको तब्दील करना है, मिनिस्ट्रीज सही बंदों को देनी है, सही फैसले करने हैं, पॉलिसी मेकिंग सही करनी है, ये काम करते हुए हुकूमत दिखाई दे रही है, या अभी तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही है? हम बदकिस्मती से जो पिछले 10 महीने से इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार देख रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं। मेरी अभी क्रिसमस से पहले कुछ डिप्लोमेट्स के साथ बात हो रही थी, और वो यही कह रहे थे कि हमें नहीं मालूम कि 2 महीने बाद हम किससे बातचीत कर रहे होंगे। उस वक्त ये पंजाब असेंबली तहलील होने का मामला चल रहा था, तो उनको ये नहीं पता था कि क्या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, मौजूदा हुकूमत होगी, इलेक्शन के बाद PTI की कोई हुकूमत बनाने की उसमें होगी, हैसियत में नहीं होगी, किससे बातचीत हो रही होगी। तो जब आप इतनी लंबी इसमें एक अनसर्टेनिटी पैदा कर देंगे सियासी इस्तेहकाम की वजह से, तो कोई भी हुकूमत उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉन्ग टर्म मेजर ले सकेगी। उसमें इसी तरह के शॉर्ट टर्म मेजर जो है वही लिए जा सकेंगे, और इनको भी हमें एक मजबूत रियासत बचाने के दावेदार थे, ये तो दुरुस्तगी करने के दावेदार थे, रियासत बचाने के लिए आए थे सर, यही काम करने थे तो इमरान खान कर ही रहे थे ना। बिल्कुल यानी उस वक्त जब ये कहा जा रहा था कि महंगाई मुकाओ मार्च, उस वक्त भी गलत था। PDM की में शामिल जमातें, उनको पता था कि वो महंगाई खत्म नहीं कर सकेंगी, और अगर आज को ये कह के हुकूमत में आने की कोशिश करे कि वो आके महंगाई खत्म कर देंगे, तो ये 2023 में भी ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा। दावों के साथ आए थे और जितनी इनका पास्ट एक्सपीरियंस है, इन 2 वजारतों के अंदर हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगी। बदकिस्मती के साथ बिल्कुल कोई रूटीन से हट के कोई चेंजेस नहीं, वो रवायती काम चल रहे हैं। सिंपल सा मामला है, जहां पे अगर ये इन्होंने फैसले किए हैं, क्या ये फैसले नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जो बिजली पैदा हो रही है, जो पावर प्रोड्यूसर है, वहां पे हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकें कि जो हमें रिपोर्ट हो रही है क्या उतनी बिजली बन रही है कि नहीं? बहुत बड़े मैसिव लेवल के ऊपर वहां पे इरेगुलरिटी है। गैस सेल्स हो रही है, कीमती गैस, वहां हम चेक कर लें कि जितनी गैस सेल हो रही है कि एक्चुअल ऐसी है। नंबर 3, दूसरा बड़ा मामला है, हम बाहर से LNG $25 पे इंपोर्ट करके ला रहे हैं, जो कि डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। जो हमारी लोकल इंडिजिनस गैस है उसको हम $8 पाकिस्तानी रुपयों में देने को तैयार नहीं है, और उस $8 में भी 50% अमाउंट रॉयल्टी टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट के पास जानी है। तो ये देखने की जरूरत है कि किसने बाय डिजाइन हमें इस नहज पर पहुंचाया है, कि हम प्रैक्टिकली ये सेक्टर कोलैप्स कर चुके हैं, और अभी भी हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देने को तैयार नहीं है, ना कोई स्टेप लेने को तैयार। हमारे साथ सुहेल इकबाल भट्टी, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर और आबिद सुलेरी साहब मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, मामला बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। बल्दियाती इंतखाबात को लेकर कराची की सियासत में अचानक ड्रामाई तब्दीली देखने में आ रही है। MQM के धड़े मुत्तहिद हो रहे हैं। वफाक में इत्तेहाद में शामिल MQM सूबे में पीपल्स पार्टी के सामने आन खड़ी हो गई है, और तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की कुर्बतें अचानक बढ़ने लगी हैं। MQM पाकिस्तान नई हल्का बंदियों को जवाज बनाकर सिंध असेंबली से फौरी कानून साजी का मुतालबा कर रही है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह मानना है कि बल्दियाती हदबंदियां हमारे इख्तियार में नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ताहम जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान से 2 दिन का वक्त मांग लिया है। इलेक्शन में सिर्फ 11 दिन बाकी हैं, मगर कराची के मैंडेट पर ज्यादा से ज्यादा कब्जे की कोशिशें
भी जोरों पर हैं। लेकिन सियासत की इस ड्रामाई तब्दीली में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की तरह कराची के इंतखाबात भी दाव पर लगे हैं। बल्दियाती इंतखाबात को लेकर कराची में सियासत की नई सफ बंदी अपनी जगह जोरों पर, लेकिन हल्का बंदियों के इशू और MQM के तहफुजात दूर करने के लिए कल बिलावल हाउस में होने वाला बड़ा सियासी इज्तिमा रात गए बेनतीजा खत्म हुआ। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक अभी भी बरकरार है। मुफाहमत के बाद शाह आसिफ अली जरदारी तमाम तर जतन के बावजूद MQM को मनाने में कामयाब नहीं हुए। MQM हल्का बंदियों के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर डट गई है और अब वाजे कर दिया है कि नई हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इलेक्शन कराए गए तो हम आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेंगे। इस हवाले से आज MQM ने जनरल वर्कर्स का इजलास भी तलब किया, उधर भी राय मांगी गई। जनरल वर्कर्स के इजलास के बाद MQM का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में पाक सरजमीन पार्टी के ऑफिस पहुंचा और मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की। MQM ने बल्दियाती हल्का बंदियों पर एहतजाज और APC में शिरकत के लिए PSP को दावत भी दी और उधर कराची की अहम स्टेक होल्डर जमात इस्लामी भी बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कराने के खदशात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है, एक पार्टी है जो पूरी कुव्वत से इसकी मुखालिफत कर रही है और जब से ये टसूरी साहब की आमद हुई है गवर्नर सिंध के तौर पर, ये साजिशें और बढ़ गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध टसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। कामरान टसूरी साहब, गवर्नर साहब फरमाइएगा कि अहम तरीन कल रात को बैठक हुई है, पूरी PDM की क़यादत बिलावल हाउस में मौजूद थी, इतनी लंबी नशिस्त के बाद भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, रुकावट कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बैठक तवील थी क्योंकि एक इशाइये का भी इंतज़ाम किया था आसिफ अली जरदारी साहब ने और उसके बाद फिर जो बातचीत हुई, क्योंकि PDM की पूरी क़यादत मौजूद थी, उन्होंने अपनी अपनी बात की और काफ़ी डिस्कशंस हुई चीज़ों के ऊपर और बेनतीजा मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि सभी लोगों ने आसिफ अली जरदारी साहब को ये कहा कि आप मसाइलत करवा सकते हैं और हर चीज़ में उसका हल निकालते हैं, तो इस मामले का भी आप ही पर छोड़ा जाता है कि आप हल निकालिए। और उन्होंने ये वादा किया है कि वो अपनी पार्टी के साथ मुशावरत करके कोई ना कोई एक बेहतरीन हल जो इस मामले का हो सकता है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो PDM है ये आपस में जुड़ी रहे और MQM और पीपल्स पार्टी के बारे में भी उनकी बड़ी पॉजिटिव बात थी कि वो चाहते हैं कि MQM जहां अपना वोट बैंक रखती है वो वहां अपना इलेक्शन लड़े और पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो नहीं चाहते कि वो आमने सामने एक दूसरे के खड़े हों। तो उनके ख़यालात काफ़ी मुस्बत थे रात और इसी बात के ऊपर ये मीटिंग ख़त्म हुई कि आइंदा आने वाले 1-2 रोज़ में जरदारी साहब अपनी पार्टी से मुशावरत करके MQM के दोस्तों को बताएंगे कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है। मगर कामरान टसूरी साहब, क्या ख्यालात पर और नियतों पे ही आप 8 माह से चल रहे हैं? आप लोगों के तो मासवाए आपको गवर्नर लगाने के किसी एक शिक के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ और अब बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का। इलेक्शन कमीशन की तरफ वो इशारा करते हैं कि उधर जाइए, वो काम करें, फिर वो इसको नॉन फीजिबल भी कहते हैं। पूरा आपका पहला जो फेज़ है उसके ऊपर भी सवालिया निशान पड़ जाएगा, तो ये तो डुएबल ही नहीं लग रहा ना। तो 8 माह से जो काम वो नहीं कर सके, अगले 2 दिन में आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कर देंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले जब से ये PDM का एग्रीमेंट सामने आया और हुकूमत बनी तो 6 महीने तक MQM ने अपना जो ये गवर्नरशिप वाला स्लॉट है ये भी नहीं लिया था और वो बज़िद थे कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए पहले दिन से नहीं 6 महीने तक तो कोई ऐसी वो नहीं थी। इससे पहले की बात आप शायद कर रही हैं, मैं बात की बात कर रहा हूँ। फिर एडमिनिस्ट्रेटर का पहले दिन से ये कह रहे थे कि आप ले लें, लेकिन ये दोनों ओहदे MQM पाकिस्तान इसीलिए नहीं ले रही थी और वो कह रहे थे कि जो आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है PDM ने, जिस पे सभी के दस्तखत मौजूद हैं और उसकी जो शिक 7 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन जो है वो मिलकर की जाएगी। तो कल ये बात भी की गई कि क्योंकि ये एग्रीमेंट का हिस्सा है
और ये पॉइंट नंबर 7 है। तो इस पर अमल दरामद अब तक क्यों नहीं हुआ और सिर्फ ये मज़ाकरात और एक दूसरे से मुलाकात की हद तक ही रहा है। और क्योंकि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ और जो MQM के दोस्तों का मुतालबा था, वो जब मेरे पास गवर्नर हाउस तशरीफ़ लाए थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब राब्ता कमेटी के अरकान के साथ, तो उनकी बात यही थी सिर्फ कि हम और कुछ नहीं डिमांड कर रहे, हम सिर्फ जो एग्रीमेंट में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मजे की बात तो ये है गवर्नर के अग्रीमेंट के अंदर भी अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जिन नुकात पे अग्रीमेंट है उस पे फोकस करना चाहिए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, उन्होंने कहा डिसएग्रीमेंट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सा मुआहिदा है जिसके ऊपर दस्तखत वो आपके साथ कर बैठे, लेकिन अब कह रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट्स पे बात नहीं करनी चाहिए? क्या ये मुआहिदा तमाम तर अग्रीमेंट के बाद दस्तखत नहीं हुआ था? जी बिल्कुल ऐसा ही है और इस पर गवाहान के भी साइन हैं। शहबाज शरीफ साहब का साइन है, बिलावल भुट्टो साहब का है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। तो फिर अपनी अब जमात से कौन सी ये लोग उन्हें कंसेंसस या बातचीत करना चाह रहे हैं? जब पूरी क़यादत ने साइन कर दिया है तो अब क्या कह रहे हैं जरदारी साहब आपको कि हम जाके मुशावरत करके वापस आते हैं? फिर तो उस मुआहदे की कोई हैसियत नहीं है। 2 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है और मैं समझता हूं कि उनकी नीयत मुझे बिल्कुल पॉजिटिव लगी, मुस्बत है। लेकिन MQM के दोस्तों ने भी कल एक बात की है जो मैं आपके चैनल के थ्रू बता दूं। उन्होंने मुझे फिर ये कहा कि हम 2 दिन इंतज़ार कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम भी हर किस्म के फ़ैसले के लिए आज़ाद होंगे। और मैंने भी उनसे ये कहा कि ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 2 महीने से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान एक हमआहंगी रहे और कोई मुस्बत फ़ैसला हो जाए। लेकिन MQM के दोस्तों ने ये कहा है कल वहाँ से निकलने के बाद कि अगर 2 दिन में कोई मुस्बत जवाब नहीं आता पीपल्स पार्टी के दोस्तों की तरफ से, तो वो भी फिर हर किस्म का फ़ैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। सर, इस आज़ादी के ऊपर भी गवर्नर साहब बड़े सवालात हैं। एक तो ये आज़ादी कितनी आज़ाद है, कितनी इशारों के मातहत है, इसको अभी छोड़ भी दें तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं कि फ़ंडिंग की शदीद ज़रूरत है, MQM को पैसे की ज़रूरत है, अपने ऑफिस खुलवाने हैं, तमाम तर वो मामला जो बंद पड़े हैं उनको एक दफ़ा फिर सुधारना है। ये तमाम तर इख्तियारात सिंध में बैठे आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में है। तो अब इन 2 दिनों के अंदर फिर अब इस गुफ्तगू शनीद में कुछ मज़ीद दे दो और कुछ मज़ीद इंतजाम कर दो के बाद ये भी हो सकता है कि आप फिर भी इत्तेहाद में ही रहें और आपको हल्का बंदियां भी ना मिलें और आप इलेक्शन में भी चले जाएं, यही समझा जाए। फिर देखिए, मैं समझता हूं कि MQM एक सियासी जमात है और MQM में जो राब्ता कमेटी है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद है अपना कोई भी फ़ैसला लेने के लिए। और मुझे कहीं ऐसी बंदिश नज़र नहीं आती कि वो कोई भी फ़ैसला जो शहर और शहरियों के मफाद में होगा उससे हट के करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अफ़ाम व तफ़हीम से ही मामला मुझे हल होता हुआ नज़र आ रहा है और पेशरफ मुस्बत तरफ है। कोई ऐसी बात मुझे नहीं नज़र आई जिसके अंदर मैं ये कहूँ कि ठीक है। सर, 1-2 और चंद अहम सवालात हैं अगर आप इजाजत दें, क्योंकि जमात इस्लामी का बहरहाल ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रहे हैं और इस साजिश का गढ़ जो है वो गवर्नर हाउस है। देखें महर के जब कोई सियासत करता है तो उसको कोई ना कोई वजह चाहिए होती है अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। मेरे दोस्त हैं जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, और मैं उनके पास गया भी था और काफ़ी अच्छी और मुस्बत बातें की गई थी और मैंने उनको बताया था कि देखें इस वक्त हम सियासत नहीं करना चाहते, न आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि पूरा सूबा जो है वो बह गया है पानी के अंदर और जो शहर है वो टूट फूट का शिकार है और लोग बहुत परेशान हैं। देखें आप, एक तरफ तो हम सियासत कर रहे हैं और एक तरफ हम लोगों की बदहाली और उनकी परेशानी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप ये देखिए कि रोड रास्ते तो टूटे ही टूटे हैं, लेकिन कराची में गैस नहीं है, बल्कि सूबे में क्या पाकिस्तान में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, समंदर तो है कराची में, पीने का साफ़ पानी नहीं है। और हम सिर्फ इधर तक ही नहीं रुकेंगे, आप आगे चलिए कि लोग दाल खरीदने की भी सकत नहीं रखते, गोश्त तो बहुत दूर की बात है। सर ऐसा ही है, मगर बदकिस्मती है हमारी गवर्नर साहब के कराची की 73 नहीं, सब नहीं है ऐसा कि हम मेरा कहना मैं यहीं पर बात कर रहा था कि देखें ये सब एक तरफ है,
मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि जमात इस्लामी के दोस्तों को भी मैंने ये कहा था कि हम सब एक पेज पर बैठकर, और मैं चाहता हूं कि मैं सबके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूं, और क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये जो मनसब दिया है ये पूरे वफाक का नुमाइंदा सूबे में है, इसका मतलब मैं किसी एक पार्टी का गवर्नर नहीं हूं। और मैंने बड़े दिल करके ये बात की थी कि आपको मेरे इस हाउस के अंदर कोई एक जमात नहीं नज़र आएगी, बल्कि मैं सबके पास जाऊंगा भी और सबको बुलाऊंगा भी, और सब मिलकर हल निकालें। देखें, हम बड़े अरसे कामरान तसोरी साहब, आप तो वो बड़े बन गए जो 2016-17 से जिस बड़े से महरूम कर दिया गया था कराची को। अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रही हूँ, क्या आपकी क़यादत में पूरी MQM की फैक्शंस कभी यूनाइट होती दिख रही हैं आपको? देखें, मैं आपके सामने है, मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, जब मैं PSP के दफ्तर गया तो उन्होंने बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया, बहुत मोहब्बत से, प्यार से, फूलों से, और उन्होंने बड़ा दिल करके मुझे वहाँ मैंने बात भी की और उन्होंने बड़ा वेलकम किया। इसी तरह डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई के पास भी मैं गया, और आपके कैमरा मैंने दिखाया होगा, TV की आंख ने, कैमरे की आंख ने, कि उन्होंने भी उसी तरह वालियाना इस्तकबाल किया। और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का भी एतमाद है मुझ पर। और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ MQM के इस फैक्शंस को ही नहीं, बल्कि मैंने आसिफ अली जरदारी साहब से पिछले 60 दिन में जब से मुझे मनसब मिला है 3 मुलाकातें की हैं। मैंने बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात की, पीर साहब पगाड़ा से मेरी 3 मुलाकातें हुई। इसी तरह बाकी भी अहम तरीन इत्तेहाद की क़यादत की जिम्मेदारी आप लेने को तैयार है मुस्तकबिल में? देखिए, मैं सियासत पे तो बात अभी नहीं कर सकता, जो मनसब मेरे पास है, लेकिन मैं अखलाकी कोशिश पूरी कर रहा हूँ, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं, ना कि ज़ाती तौर पे एक दूसरे को ठीक किया जाए। आपकी दूरअंदेशी के हवाले से भी एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आपका एक बड़ा माजी भी रहा है। अभी तो 9 जनवरी को सड़कों का रुख कर रही है MQM, एहतजाजी रैलियां निकाल रही है। नंबर 1, क्या फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल इस रैली का हिस्सा बनेंगे? आप कोई एश्योरेंस दे सकते हैं इस हवाले से, कोई इशारे मिले हैं? नंबर 2, अहम तरीन बात सर कि एंड दिस आई वुड अप्रिशिएट इट कि अगर आप अपना व्यू पॉइंट दें, अल्ताफ हुसैन साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें, आपका पहला जो सवाल है, आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई अपने एक वफ्द के हमरा मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास PSP हाउस जाएंगे जी, और उनको दावतनामा देंगे 9 जनवरी का। और मुझे यकीन है कि जिस मकसद के लिए रैली निकाली जा रही है कराची वालों के लिए, और वो उसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। इसी तरह डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई भी उस रैली का ज़रूर हिस्सा होंगे। तो ये मुझे यकीन है, और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत भी है। लेकिन मुझे उससे पहले इस बात की भी उम्मीद है कि आसिफ अली जरदारी साहब कोई ना कोई इसका हल ज़रूर निकाल लेंगे, और शायद उस रैली की फिर ज़रूरत ना पड़े। अल्ताफ हुसैन साहब का मुस्तकबिल? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब को मैं ज़ाती तौर पे न जानता हूँ, न मैं कभी उनसे मिला हूँ। आप सब वो लोग हैं, आप ख़ुद उनके साथ इंटरव्यूज़ करती रही हैं, मुलाकातें भी यकीनन की होंगी। मैं तो आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान की और कराची की सियासत में होना चाहिए? इधर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी गवर्नर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। नाज़रीन, कराची की 73 यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी के मामलात रुकावट में उलझे पड़े हैं। रुकावट क्या है, कौन सी लेन देन होगी? उम्मीद कर रहे हैं गवर्नर साहब के अगले 2 दिनों के अंदर आसिफ अली जरदारी से इशू को रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन MQM इस मामले में सड़कों का रुख भी करने जा रही है 9 जनवरी को, और सब धड़ों को इकट्ठा करके एक पेज पे लाने के इम्कानात रोज़ बरोज़ जो है रोशन होते चले जा रहे हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.